प्रिय छात्रों, आरबीएम क्लासेज पर मैं पंकज सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में मानव नेत्र का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखिए इसको। मानव नेत्र जो है ये इस बार परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये जो कटा है 30%, उसको कटने के बाद भी सिलेबस में ये है, यानी कि जो 70% बचा है उसका ये एक भाग है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, मानव नेत्र जो है वो हमारे मानव शरीर का एक बहुमूल्य अंग है। इसकी सुरक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि जिनके पास आँख नहीं है वो कैसे सोचते होंगे। एक बार सोच करके देखिए उसको कि उन्हें कैसा महसूस होता होगा। क्योंकि हम लोग संसार में जितनी भी खूबसूरती हैं, जैसे हम लोग फिल्में देखते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो उन सब चीज़ों को आसानी से देखते हैं और उसका मनोरंजन करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। लेकिन जिनके पास आँखें नहीं हैं वो क्या करते होंगे, वो केवल सुनते होंगे और उनके मन में एक लालसा उत्पन्न होती होगी कि काश मेरी भी आँखें होती और मैं भी उन सब चीज़ों को देख पाता। तो इसलिए हम लोगों को भी इस प्रकार से अपनी आँख की सुरक्षा करनी है कि उनके जैसा ना सोचना पड़े। तो इसके लिए हमें हमारी आँखों की नियमित रूप से देखभाल करती रहनी चाहिए। और वो कैसे होगा, हमें रोज़ सुबह शाम आँखों को साफ जल से आँख में छींटा मार करके, जल की छींटा मार करके उसको धुलना चाहिए। उसके बाद समय समय पर आँख की जांच भी करवाते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम चलते हैं बाहर, घर से बाहर जब हम निकलते हैं तो रास्ते में बहुत से धूल के कण, विषैली गैसें हमारी आँखों में पहुंच जाती हैं और वो हमारी आँख के जो कोमल अंग हैं उन सब को नुकसान पहुंचाती हैं। तो आज हम उन्हीं कोमल अंगों का अध्ययन करेंगे जो किसी कारणवश कभी कभी ख़राब हो जाती हैं, तो हमारे नेत्र में दोष भी उत्पन्न हो जाता है। तो जो दोष है वो तो हम आगे अध्ययन करेंगे। आज हम केवल मानव नेत्र क्या होता है, इसके क्या क्या पार्ट हैं और उसके सभी पार्ट का विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इसमें ध्यान से केवल सुनिए, सब इसमें समझ में आएगा। देखिए, ये जो है एक मानव नेत्र है। ये जो मानव नेत्र है ये एक खोखले गोले के समान होता है। ये एक खोखला गोला लग रहा है ना, इसी के समान होता है मानव नेत्र। इसमें विभिन्न पार्ट हैं, इन सब पार्टों का अध्ययन हम पारी पारी से करेंगे। अब देखिए इसमें इसमें जो है यहाँ लिखा है ऊपरी पलक और यहाँ लिखा है निचली पलक। तो ये पलकें हैं। आँख के आगे जो ऊपर चमड़ा होता है उसी को पलकें कहते हैं, और पलकों में बरौनियाँ होती हैं आगे की ओर। तो देखिए ये पलकें और ये बरौनियाँ। तो ये मानो कि जो पलकें हैं ये एक शटर की भांति व्यवहार करती हैं। मतलब जैसे ये बंद होगा तो प्रकाश की किरणें आनी बंद हो जाएंगी, और जैसे ये खुलेगा तैसे प्रकाश की किरणें आनी प्रारंभ हो जाएंगी, यानी कि ये शटर की भांति व्यवहार करती हैं। तो ये पलकें होंगी। जैसे हम पलकें खोलते हैं वैसे क्या होता है कि जो प्रकाश है वो नेत्र में प्रवेश करती है। तो जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करती है तो उसके क्या क्या कार्य और होते हैं, मतलब कैसे हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब देख लेते हैं, इन सब का अध्ययन हम इसमें करेंगे। अब चलिए इसके एक एक पार्ट का अध्ययन करते हैं। देखिए, मानव नेत्र का जो सबसे बाहरी भाग होता है उसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। तो इसमें लिखना कैसे है, ऐसे लिखेंगे दृढ़ पटल। पारी पारी से सबका हेडिंग लिखना है और उसमें लिखना है। तो पहले देखिए दृढ़ पटल किसे कहते हैं। तो देखिए चित्र से ही स्पष्ट है कि दृढ़ पटल जो होता है यह मानव नेत्र का सबसे बाहरी परत है। बाहरी परत है ना, तो इसको कैसे लिखना है कि यह मानव नेत्र का सबसे बाहरी परत है। यह अपारदर्शी, श्वेत तथा दृढ़ होता है। कैसा होता है, अपारदर्शी का मतलब इसमें से प्रकाश की किरण प्रवेश नहीं कर पाएगी, और ये श्वेत माने सफ़ेद होती है और दृढ़ माने मजबूत होती है, और इसी को हम दृढ़ पटल कहते हैं। तो ये जो दृढ़ पटल होता है ये नेत्र के अंदर के जो कोमल भाग होते हैं उन सब की ये सुरक्षा करता है। तो ये दृढ़ पटल हो गया। अब उसके बाद देखिए रक्तक पटल, इसी को हम कोरोइड भी कहते हैं। चाहे रक्तक पटल कहो चाहे कोरोइड, कोरोइड ये भी कहते हैं। अच्छा, अब देखिए इसमें रक्तक पटल क्या होता है। देखिए दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ, दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ से लगी एक परत या झिल्ली होती है जो काले रंग की होती है।
इसे रक्तक पटल कहते हैं। तो ये दृढ़ पटल था, उसके नीचे ये एक परत या झिल्ली होती है और ये काले कलर की होती है, इसी को हम रक्तक पटल या कोरोइड कहते हैं। अच्छा, यह काले कलर की होती है, इसको याद रखना है। ये जो है ये नेत्र के भीतर प्रकाश के परावर्तन को रोकती है। अब इसका क्या काम होता है प्रकाश के परावर्तन का रोकना, अभी इसको हम आगे बताते हैं। और जब ये रोक लेती है तो इससे सुनिश्चित हो जाता है कि केवल बाहर से आने वाला प्रकाश ही रेटिना पर पड़े। तो ये रेटिना क्या है, इन सब का अभी हम अध्ययन करते हैं। और ये काली होने का क्या फ़ायदा है, इसका भी अध्ययन करेंगे। तो ये रक्तक पटल हो गया। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं, इन सबको भी बाद में पढ़ते हैं। देखिए, ये जो है कार्निया है, बरौनिया हो गया था, जैसे इसको खोलते हैं तैसे नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है। तो ये सबसे पहले कार्निया है, ये मानव नेत्र के जो सामने का भाग होता है इसको हम कार्निया कहते हैं। तो देखिए, कार्निया में ऐसे लिखना है कि दृढ़ पटल के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ और पारदर्शी होता है। क्या नाम है, दृढ़ पटल है और इसके सामने का भाग कुछ उभरा हुआ और पारदर्शी होता है, इसे कार्निया कहते हैं। नेत्र में प्रकाश इसी भाग से होकर प्रवेश करता है। अंदर जो नेत्र है उसमें प्रकाश कहाँ से होकर के प्रवेश करता है, कार्निया से होकर के प्रवेश करता है। तो ये कार्निया हो गया। उसके बाद देखिए, इसमें आइरिस लिखा है, आइरिस को परितारिका भी कहते हैं। किसी बुक में इसे आइरिस कहते हैं जो बढ़ा हुआ है, और किसी बुक में इसे परितारिका लिखा हुआ है। तो दोनों एक ही चीज़ है, इसको समझ लेना। अच्छा, अब आइरिस या परितारिका होता क्या है, इसको ध्यान से सुनिए। देखिए, कार्निया है ये, तो ये कार्निया के पीछे तो है, तो कार्निया के पीछे एक रंगीन, मतलब इसका कोई कलर होता है। कार्निया के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। तो ये रंगीन होता है और अपारदर्शी होता है, झिल्ली का पर्दा है, इसे हम आइरिस कहते हैं। अपारदर्शी होने का ये मतलब है कि इसमें से होकर के प्रकाश की किरण गुजर नहीं पाएगी, ये केवल इतने से होकर के प्रकाश की किरण गुजर पाएगी। अभी इसका बहुत बड़ा योगदान है, उसको भी बताते हैं। उससे पहले नेत्र तारा देख लीजिए, इसको पुतली भी कहते हैं, पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। तो देखिए, इसमें ये आइरिस है, आइरिस के बीच में एक छोटा छिद्र होता है जिसको पुतली कहते हैं। यह गोल तथा काली दिखाई देती है। अब देखिए, ये देखे होंगे आप लोग मानव नेत्र में, जैसे आँख होता है, आँख में पूरा एक सफ़ेद वाला पार्ट होता है, ये बड़ा सा होता है। उस सफ़ेद के पार्ट में एक बीच में गोलाकार होता है जो काली होती है, उसके बीच में भी एक छोटा सा पार्ट होता है, वो और काली होती है। ध्यान से देखिए, किसी मानव के नेत्र में एक सफ़ेद होता है, सफ़ेद के बीच में एक काली होती है। ये जो काली है बड़ी होती है, गोली के समान होती है, गोली जो बचपन में खेलते थे उसकी इतना बराबर होता है, और उसके बीच में एक छोटा सा और काला काला होता है। उस काले वाले भाग का नाम नेत्र तारा अथवा पुतली है, और ये काली कलर की तो दिखाई ही देती है। तो इसमें क्या होता है कि कार्निया से आया प्रकाश पुतली से होकर ही, ये लेंस है, लेंस पर पड़ता है। पहले कार्निया, कार्निया के बाद इस पुतली में, पुतली के बाद लेंस में प्रवेश करता है। अब देखिए, इस पुतली की एक विशेषता होती है कि यह अंधकार में अपने आप बड़ी व अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी हो जाती है। अब देखिए, इसका क्या मतलब हुआ, ये इसका बहुत बड़ा योगदान है, और ये जो करता है ये आइरिस करता है। जैसे देखिए, हमें अगर किसी वस्तु को देखना है तो एक उचित मात्रा में प्रकाश की किरणें नेत्र में प्रवेश होनी चाहिए, तभी हम उस वस्तु को देख पाएंगे, अन्यथा नहीं देख पाएंगे। इसको कैसे समझेंगे, जैसे देखिए, अगर हम आँख के सामने कोई टार्च जला दें, आँख के सामने जब हम कोई टार्च जलाते हैं तब क्या होता है कि हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। तो ये ज़्यादा मात्रा होगी प्रकाश, टार्च जलाने का क्या मतलब हुआ कि प्रकाश की मात्रा ज़्यादा हो गई। तो ये ज़्यादा वाला हो गया। अब कम वाला देखिए, जैसे हम लोग दिन में तो देख लेते हैं, लेकिन जब शाम होने लगता है, हल्का हल्का अंधेरा छाने लगता है, तब हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं स्पष्ट रूप से, शाम को या रात होने जब लगता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसमें प्रकाश की मात्रा कम हो गई। और ये तो पहले से ही मालूम है कि हम किसी वस्तु को प्रकाश की सहायता से ही देखते हैं, अगर प्रकाश नहीं है तो वस्तु को हम नहीं देख पाएंगे। लेकिन किसी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की एक सीमित मात्रा होनी चाहिए,
अगर उस सीमित मात्रा से ज़्यादा हो गया तब भी नहीं देख पाएंगे, और अगर उस सीमित मात्रा से कम हो गया तब भी हम नहीं देख पाएंगे। तो वो सीमित करने का काम इस सिलेरी या परितारिका पेशियाँ का है। ये क्या करता है, जैसे देखिए मान लेते हैं कि कम प्रकाश आया, जब ये कम प्रकाश आया तो ये जो है पीछे चला जाता है, इसे पीछे चला जाएगा और क्या करेगा कि ये जो नेत्र तारा अथवा पुतली है इसे बड़ा कर देगा। जब ये बड़ा हो जाएगा तो ज़्यादा मात्रा में प्रकाश को अंदर प्रवेश करेगा। ये कब करता है, जब प्रकाश की मात्रा कम होती है तब ये बड़ा होता है, जिससे प्रकाश की उचित मात्रा नेत्र में प्रवेश करे। लेकिन जब ज़्यादा प्रकाश की मात्रा होती है तो क्या होती है कि ये आइरिस बढ़ जाती हैं और बढ़ करके पुतली अथवा नेत्र तारा को छोटा कर देती हैं, कि जिससे इसमें प्रकाश की ज़्यादा मात्रा ना जानी पाए और उचित मात्रा में प्रकाश की किरणें अंदर प्रवेश करें और हम उस वस्तु को आसानी से देख ले जाएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये कम प्रकाश की मात्रा होती है तो ये अपने आप बड़ी हो जाती है, और जब प्रकाश की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये अपने आप छोटी हो जाती है। यानी कि ये अपने आप को इस प्रकार से व्यवस्थित करती है कि नेत्र लेंस में उचित मात्रा में ही प्रकाश की किरणें प्रवेश करें और हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाएँ। ये जो क्रिया है इसको पुतली समायोजन कहते हैं, पुतली समायोजन, और ये क्रिया अपने आप होती है नेत्र में। अच्छा, उसके बाद अब जो है नेत्र लेंस का अध्ययन करेंगे हम। देखिए नेत्र लेंस है, पुतली के नीचे क्या है, नेत्र लेंस है। तो पुतली के ठीक पीछे, ये पुतली है, पुतली के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतकों का बना द्विउत्तल लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। तो ये पारदर्शी ऊतक होता है, ऊतक टिश्यू कहते हैं, पढ़े होंगे बायोलॉजी में। तो बहुत से ऊतकों का बना, और ये पारदर्शी तो होता ही है क्योंकि इसमें से प्रकाश का किरण गुजारना है, नहीं गुजरेगा तो रेटिना पर कहाँ जाएगा, और रेटिना पर अगर नहीं जा पाएगा तो प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा। तो वैसे भी लेंस पारदर्शी ही होता है, लेंस इसको पढ़ चुके हैं। तो ये जो है द्विउत्तल माने दोनों उत्तल इसके हैं, द्विउत्तल भी पढ़ा चुके हैं, द्विउत्तल, समतलोत्तल, अवतलोत्तल ये सब पढ़ चुके हैं। तो द्विउत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। अच्छा, अब जो है इसका अपवर्तनांक जो होता है पूछा जाता है, क्या नाम, बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा जाता है कि मानव नेत्र का अपवर्तनांक कितना होता है। तो ये जो होता है 1.44 होता है, यहाँ इसको देख लीजिए, 1.44 होता है मानव नेत्र का अपवर्तनांक। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वो है सिलेरी पेशियाँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक पेशी लगी है इस प्रकार से, और यहाँ पर भी एक पेशी लगी है इस प्रकार से। इस पेशी को सिलेरी पेशियाँ कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा है सिलेरी पेशियाँ अथवा पक्षमाभी पेशियाँ भी कहते हैं, चाहे सिलेरी पेशियाँ कहो चाहे पक्षमाभी पेशियाँ कहो। इसका बहुत बड़ा योगदान है किसी वस्तु को दिखलाई देने में। अच्छा, अब इसका क्या योगदान है इसको देखिए। अगर किसी वस्तु को देखना है तो वो वस्तु नेत्र के हमेशा फोकस दूरी के दुगनी दूरी से अधिक दूरी पर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, फोकस दूरी के दुगने दूरी से अधिक दूरी पर होनी चाहिए, तभी वो वस्तु से आने वाली किरणें जा करके रेटिना पर केंद्रित होती हैं। उसी को फोकसित होना भी कहते हैं, रेटिना पर जा कर के फोकसित होती हैं। इसका ये मतलब हुआ कि अगर कोई वस्तु मानव नेत्र के फोकस दूरी से दुगनी दूरी से अधिक दूरी पर, अच्छा ये इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो 6 स्थितियां नहीं बताए थे, लेंस के सामने 6 स्थितियां होती, उसी 6 में से जो दूसरा स्थिति था, देखिए पहला वाला तो अनंत था, दूसरा वाला क्या था कि फोकस दूरी से दुगनी दूरी से अधिक दूरी पर, तो वही वाला दूसरा वाला स्थिति हम बता रहे हैं। और तीसरा वाला क्या था, फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर, इसी को वक्रता केंद्र भी कहते थे। और चौथा वाला क्या था कि फोकस दूरी से अधिक दूरी और फोकस दूरी के बीच में कहीं पर। तो ये जो 6 स्थितियाँ थी उसी में से हम दूसरा वाला स्थिति बता रहे हैं। वो 6 में से जो दूसरा था उसी दूसरे पर वस्तु होना चाहिए, तभी उससे आने वाली प्रकाश की किरणें रेटिना पर जाकर के फोकसित होती हैं। अगर उस दूरी से पीछे चली गई या आगे चली गई तब क्या होगा कि
ये जो है प्रकाश की किरणें वो रेटिना से आगे पीछे चली जाती। ऐसा तो होता है लेंस में। लेंस में क्या होता है कि अलग अलग स्थितियों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अलग अलग जगह बनता है, लेकिन हमारा तो रेटिना ये फिक्स है। ये तो देखिए, अगर प्रकाश की किरणें रेटिना पर आएंगी तभी प्रतिबिंब बनेगा। अगर रेटिना से पहले मिल गई और रेटिना से दूर जा कर के मिली तब प्रतिबिंब नहीं बनेगा। और लेंस के सामने अलग अलग स्थितियों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अलग अलग बनता है, लेकिन हम लेंस के सामने चाहे पास की वस्तु होती है चाहे दूर की वस्तु होती है हम देख ले जाते हैं ना। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था ना। जैसे पास आ गया वस्तु, तो जब पास आ गया तो उसमें क्या होगा कि पीछे चला जाएगा प्रतिबिंब, तब नहीं दिखाई देगा। और दूर चला गया, जैसे देखिए मान लीजिए कि यही वो दूरी है लेंस के सामने, यही वो दूरी है जो फोकस दूरी के दुगने दूरी से अधिक दूरी पर है, यानी कि दूसरा वाला कंडीशन। तो जब यहाँ रखा है तब तो ये उचित स्थान पर है नेत्र लेंस के लिए, तब तो जा करके प्रकाश की किरणें रेटिना पर पड़ेंगी और हमें वस्तु दिखाई देने लगेगा। लेकिन जब हम इससे पीछे चले जाएंगे तो जब प्रतिबिंब पीछे करते हैं लेंस के सामने, जब लेंस से हम वस्तु पीछे करते हैं तो प्रतिबिंब भी पीछे चला जाता है, आगे चला जाता है, मतलब इधर जाता है। जिधर हम वस्तु को लेकर जाएंगे उधर प्रतिबिंब भी जाने लगता है। तो जब हम इसको पीछे कर दिए तो प्रतिबिंब भी पीछे चला जाएगा, यानी कि रेटिना पर नहीं मिलेगा, उससे पहले ही किरणें आकर के मिल जाएंगी। तो जब उससे किरणें आकर के मिल जाएंगी पहले, तब क्या होगा कि प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनेगा, तब नहीं दिखाई देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमें दिखलाई पड़ता है, चाहे दूर रखी हो और चाहे पास रखी हो। अच्छा, पास वाला देखिए, जैसे हम इसको और आगे लेकर आएंगे वस्तु को, तब क्या होगा कि प्रतिबिंब भी और पीछे चला जाएगा, यानी कि रेटिना के पीछे चला जाएगा, तब भी हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, चाहे हम पास की वस्तु हो चाहे दूर की वस्तु हो, सबको हम आसानी से देख लेते हैं। तो ये होता कैसे है? इसका काम ये सिलेरी पेशियाँ करता है। ये सिलेरी पेशियाँ करता क्या है, जैसे देखिए यहाँ पर फिक्स है, मतलब यही वो आदर्श स्थिति है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर जाकर के मिल जाए। अब देखिए, जैसे हम किसी दूर की वस्तु को देखते हैं, तो ऐसे क्या होगा, प्रतिबिंब पीछे जाने लगेगा। तो जब प्रतिबिंब पीछे जाने लगेगा तब क्या होगा कि देखिए तब क्या होगा कि ये जो सिलेरी पेशियाँ हैं, जब प्रतिबिंब पीछे जाने लगेगा तब की स्थिति बता रहे हैं। तो सिलेरी पेशियाँ क्या है, इसे फैलाएंगी। अच्छा, पहले आगे वाला देखिए तब इसको समझ में आएगा। देखिए यहाँ था कोई वस्तु, इसको हम आगे लेकर आएंगे। जब हम इसको आगे लेकर आएंगे तो प्रतिबिंब कहाँ जाएगा, पीछे जाने लगेगा। जब प्रतिबिंब पीछे जाने लगेगा तो क्या करेगा, ये जो सिलेरी पेशियाँ या पश्चिमाभी पेशियाँ हैं इस पर से दबाव डालेंगी। जब इस पर दबाव डालेंगी तो क्या होगा कि इसकी वक्रता त्रिज्या और छोटी हो जाएगी। और जब वक्रता त्रिज्या छोटी होगी तो फोकस दूरी भी छोटी हो जाएगी, क्योंकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो तब जब फोकस दूरी इसकी छोटी हो जाएगी तो ये आकर के क्या होगा कि यहाँ जो रेटिना है उस पर आकर के मिल जाएगा, और जब रेटिना पर मिल जाएगा तो उसका स्पष्ट प्रतिबिंब नज़र आएगा। तो ऐसे जैसे जैसे हम वस्तु आगे लेकर आते हैं वैसे वैसे क्या होता है, इसकी फोकस दूरी कम होती जाती है। और ये करता कौन है, ये सिलेरी पेशियाँ अथवा पश्चिमाभी पेशियाँ करता है। इसकी फोकस दूरी को कम करते जाता है जैसे जैसे हम वस्तु को आगे लेकर आते हैं, और वो वस्तु को रेटिना पर ही फोकसित करता है। और जैसे हम वस्तु को दूर लेकर जाते हैं तैसे क्या होगा कि प्रतिबिंब आगे ही मिल जाएगा। तब क्या करता है सिलेरी पेशियाँ, ये इसे फैलाता है, और जब इसे फैलाता है तो इसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ती है, और जब वक्रता त्रिज्या बढ़ती है तो इसकी फोकस दूरी भी बढ़ जाती है, और जब फोकस दूरी बढ़ जाती है तो ये जा करके रेटिना पर फोकसित हो जाती हैं और हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगता है। अच्छा, उसके बाद में अब हम पढ़ेंगे जलीय द्रव तथा काचाभ द्रव। देखिए ये जलीय द्रव है, जलीय द्रव यहाँ जो भरा है जल के समान पदार्थ, और काचाभ द्रव जो यहाँ पीछे भरा है। तो देखिए जलीय द्रव किसे कहते हैं, देखिए कार्निया तथा नेत्र लेंस, ये कार्निया है और ये नेत्र लेंस है। तो कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच के स्थान में जल के समान पारदर्शी द्रव भरा रहता है।
जिसे जलीय द्रव कहते हैं। तो कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में जल के समान एक पारदर्शी द्रव भरा रहता है, जिसे हम जलीय द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है और नेत्र का कितना होता था, 1.44 होता था। तो ये हो गया कार्निया। कार्निया नहीं, ये जलीय द्रव था। उसके बाद देखिए काचाभ द्रव। तो इसी प्रकार लेंस के पीछे है ना, इसी प्रकार लेंस के पीछे और रेटिना के बीच में एक गाढ़ा पारदर्शी तथा उच्च अपवर्तनांक का द्रव भरा रहता है। ये गाढ़ा होता है, पारदर्शी होता है तथा उच्च अपवर्तनांक होता है इसका। ये द्रव भरा रहता है, इसी को हम काचाभ द्रव कहते हैं। तो ये काचाभ द्रव हो गया। उसके बाद अब देखिए रेटिना, दृष्टि पटल या रेटिना। ये क्या होता है दृष्टि पटल या रेटिना? देखिए ये रक्तक पटल है या कोरोइड है। कोरोइड झिल्ली के ठीक नीचे, इसके नीचे है ना, कोरोइड झिल्ली के ठीक नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है। कोरोइड झिल्ली के ठीक नीचे नेत्र में सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे हम रेटिना कहते हैं। वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर आकर के जब किरणें मिलती हैं तभी बनता है। ये जो रेटिना होता है ये बहुत सारी प्रकाश तंत्रिकाओं की एक फिल्म होती है। देखिए प्रकाश तंत्रिका है ना, यहाँ पर ही बहुत सारी प्रकाश तंत्रिकाओं की एक फिल्म होती है। अच्छा, उसके बाद जब रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वो उल्टा बनता है। किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है रेटिना पर वो उल्टा बनता है। जब उल्टा बन जाता है तो यहाँ पर देखिए दृष्टि तंत्रिका लिखा है। यहाँ से दृष्टि तंत्रिका मस्तिष्क को ये संदेश देती हैं कि कोई वस्तु बन गया है, और मस्तिष्क जो होता है उसका रूप, रंग एवं आकार सब ये निर्धारित करता है और ये उसको सीधा समझता है। मस्तिष्क क्या करता है कि जब रेटिना पर कोई वस्तु बन जाती है तो यहाँ से दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क को सूचना देती हैं। उसके बाद मस्तिष्क अपने अनुभव के आधार पर उसका रूप, रंग, आकार समझता है और सीधा भी समझता है। अच्छा, उसके बाद ये रेटिना हो गया। अब बचा है ये पीत बिंदु। तो देखिए ये लेंस है। लेंस का एक मुख्य अक्ष होता है। मुख्य अक्ष वो होता है जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर के जाती है। इसमें प्रकाशिक केंद्र होता है। वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अच्छा, तो जो लेंस का मुख्य अक्ष होता है वो रेटिना के जिस बिंदु पर आकर के मिलता है उसी को हम पीत बिंदु कहते हैं। नेत्र लेंस का मुख्य अक्ष रेटिना के जिस बिंदु पर आकर के मिलता है उसे हम पीत बिंदु कहते हैं। देखिए ऐसे आकर के मिलेगा तो ये पीत बिंदु होगा। तो ये जो पीत बिंदु होता है इसी पर सबसे बढ़िया यानी कि स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। तो ये पीत बिंदु होगा। उसके बाद देखिए अंध बिंदु का मतलब होता है यहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा, यानी कि अगर प्रकाश की किरणें आकर के यहाँ मिल गई तो उसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अच्छा, उसके बाद जो है अंध बिंदु में लिखना क्या है, देखिए इसको ऐसे लिखना है, जिस स्थान से प्रकाश तंत्रिकाएं रेटिना को छेद कर मस्तिष्क को जाती हैं, उस स्थान के लिए प्रकाश की सुग्राह्यता शून्य होती है। प्रकाश की सुग्राह्यता शून्य होने का मतलब यह है कि प्रकाश जब यहाँ पर आकर के किरणें मिलेंगी तो उसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। इसी को हम अंध बिंदु कहते हैं। मतलब यहाँ पर अगर प्रकाश की किरणें आकर के मिल गई तो उसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से इसमें जितनी भी चीज़ें थी उन सबका अध्ययन कर लिए हैं। तो निचली पलक है, पलक तो जानती हो, ऊपरी पलक है, उसके बाद बरौनिया हो गया था। अच्छा, उसके बाद इसमें एक चीज़ और बताए थे कि रक्तक पटल अभी बाद में बताएंगे, तो बाद वाला समय अब आ गया है। देखिए इसको शुरू में बताए थे कि ये काले कलर की होती है, और आप लोग ये पढ़े हैं कि जो काली वस्तुएं होती हैं वो प्रकाश के अच्छे अवशोषक होते हैं और सफ़ेद वस्तुएं प्रकाश के अच्छे अवशोषक नहीं होते हैं। यानी कि जो काली वस्तुएं होती हैं वो प्रकाश की किरणों को सोख लेती हैं और जो सफ़ेद वस्तुएं होती हैं वो प्रकाश की किरणों को सोखती नहीं हैं। इसलिए क्या करते हैं कि हम गर्मियों में
काली वस्तुएं पहनते हैं। कोट देखे होगे अक्सर करके काला ही होता है। तो जब काला कोट होगा तो प्रकाश की किरणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, यानी कि अपने अंदर समाहित कर लेगा। और जब प्रकाश की किरणें कोट में समाहित होंगी तो प्रकाश की किरणें गर्म होती हैं। तो जब गर्म होती हैं तो कोट गर्म हो जाएगा, और ठंडी में हमें गर्मी ही तो चाहिए, इसलिए क्या होता है, कोट पहनने से गर्मी उत्पन्न होती है। और उसके बाद में इसका मतलब ये नहीं है कि केवल प्रकाश की किरणों से ही गर्मी उत्पन्न होती है। कोट वाला कपड़ा भी ऐसे होता है कि वो गर्मी उत्पन्न करे। तो पहला नंबर तो कपड़ा होता है, दूसरा नंबर वो प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेता है। तो इन दो कारणों से कोट जो होता है वो हमें ठंडियों में गर्मी उत्पन्न करता है। अच्छा, तो हमें ये याद रखना है कि प्रकाश की किरणों को अवशोषित करता है। अच्छा, अब देखिए इसमें, अच्छा देखिए, अगर ये प्रकाश की किरण यहाँ से ऐसे आई तो ये जा करके रेटिना पर मिली, लेकिन जो प्रकाश किरण यहाँ से आ रही थी ये, और जो प्रकाश किरण यहाँ से आ रही थी ये ऊपर चली गई। तो प्रकाश का परावर्तन होता आप लोग पढ़े होंगे। तो जब यहाँ पर जाएंगी तो ये टकराएंगी, टकराने के बाद वो फिर से आएंगी। जैसे मान लेते हैं यहाँ से टकराने के बाद तब यहाँ आया, और जो यहाँ से आया था वो यहाँ से टकराया, टकराने के बाद तब यहाँ गया। तब क्या होगा कि एक ही वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें एक तो सीधी गई थी, एक यहाँ गया तब यहाँ गया, और एक यहाँ गया तब यहाँ गया। तो इससे क्या होगा कि जो सीधी गई थी उसका प्रतिबिंब तुरंत बन जाएगा, लेकिन जो यहाँ गया था तब टकराने के बाद तब जाएगा ना, यानी कि कुछ देर बाद जाएगा। और जो यहाँ गया था वो भी टकराने के बाद तब जाएगा, यानी कि कुछ देर के बाद जाएगा। तो इससे क्या होगा कि एक प्रतिबिंब पहले बन गया था और तुरंत कुछ देर बाद फिर से उसी पर प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि प्रतिबिंब धुंधला दिखाई देने लगेगा, यानी कि स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। तो इन सब से बचने के लिए रक्तक पटल होता है। ये रक्तक पटल क्या होता है कि जो भी प्रकाश किरण यहाँ और यहाँ जाती है उन सबको ये अवशोषित कर लेती है और प्रकाश के परावर्तन को होने नहीं देती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि जो सीधे किरणें आती हैं वही रेटिना पर आकर के मिले, जिससे हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब आसानी से देख सकें, और इस प्रकार से हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये टॉपिक पूरा ख़त्म हो गया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हम जो भी नया वीडियो बनाएंगे उन सबका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप आसानी से उन सब का अध्ययन कर लेंगे। तो ठीक है, अब हम अगले वीडियो में मानव नेत्र से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं, जैसे दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, इन सब का अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं।